Yes, on the board. Now we are going to start most important portion of this nuclei radioactivity. देखो, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट कवर अप किया था, दैट कॉन्सेप्ट वाज रिलेटेड विद द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट कवर अप किया था जिसमें हमने देखा था स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. यस और नो? कोई भी तुम्हारा एलिमेंट है, उस वो एलिमेंट तुम्हारा ज्यादा स्टेबल कब होगा? अगर उस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हमने काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे जिसमें हमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स दे रखे होते थे, उनमें हमने उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होता था. पॉसिबल केसेस क्या थे कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा गिवन होती थी. दो एलिमेंट होते थे, एक की बाइंडिंग एनर्जी 8 गिवन है, 8 में के इलेक्ट्रॉन गिवन है, एक की बाइंडिंग एनर्जी 7 गिवन है, तो हम डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी को देख के उनकी स्टेबिलिटी नहीं बता सकते. उसके नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिवाइड करके हमें पता चलता था कि पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस के हिस्से कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ रही है. तो कांसेप्ट ये रीजनरेट हुआ था, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. कोई भी एलिमेंट ज्यादा स्टेबल तब होगा जब उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी. कोई भी एलिमेंट कम स्टेबल तब होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम होगी. उसके बाद हमने एक कर्व देखा था, एक हमारा कर्व बना था. यहाँ पे हमारा बना था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, याद है सबको? और इधर हमारा था मास नंबर और तुम्हारा ए वाला फैक्टर, इफ यू रिमेंबर इट. ठीक है, हमने एक कर्व बनाया था. वी हैव प्लॉटेड अ कर्व दैट शोज द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद अ मास नंबर. इस कर्व की हमारी शेप कुछ ऐसी है. ठीक है, इस तरीके से हमारा कर्व बना था. यहाँ हमारे लो मास नंबर वाले एलिमेंट से हाइड्रोजन के आइसोटॉप प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, फिर हमारे पास हीलियम, लिथियम एंड सो ऑन. मिड रेंज के एलिमेंट से यहाँ पे हमारा मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी हमारी आ रही थी निकल और आयरन की. और ये शेप हमारा क्या शो कर रहा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. और अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एलिमेंट आया था बेसिकली यूरेनियम 238, पोलोनियम था, मोलिब्डेनम था. याद है सबको जब हमने प्लॉट बनाया था? यहाँ पे हमारे यूरेनियम थे, पोलोनियम थे, मोलिब्डेनम थे. तो यूजुअली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि जो हमारे हेवी एलिमेंट्स होते हैं, अब देखो हेवी एलिमेंट्स को किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है भाई? देखो, हमने कॉन्सेप्ट किया था, x हमारा सिंबल था एलिमेंट का, a हमारा था मास नंबर और z हमारा था एटॉमिक नंबर. ठीक है, अब a और z की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 4 अप टू मैक्सिमम वैल्यूज. फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम में तुम्हारा ये 23 है और ये तुम्हारा 11. ठीक है, a की वैल्यू 23, z की वैल्यू 11. इस अकॉर्डिंगली आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद है. यूजुअली पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली जिन एलिमेंट्स का a ग्रेटर देन 140 और जिन एलिमेंट्स का z ग्रेटर देन 92 होता है, इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैटेगराइज किया जाएगा. सबसे पहले कोई भी हमारा एलिमेंट x है जिसका मास नंबर तुम्हारा 140 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 140. ठीक है, और तुम्हारा एटॉमिक नंबर जो है वो तुम्हारा ग्रेटर देन 92 है, वो सब एलिमेंट्स तुम्हारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कंसीडर होंगे. और यूजुअली ये जो तुम्हारे एलिमेंट्स है ये पीरियोडिक टेबल में कहां पाए जाएंगे? एफ ब्लॉक में. पीरियोडिक टेबल को अगर हम ध्यान से देखें, ये तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यहाँ तुम्हारे डी ब्लॉक जो तुम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हो, और नीचे तुम्हारे ये एफ ब्लॉक है. ठीक है, सो दिस इज योर प्लॉट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब देखो यहाँ पे ध्यान से. ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तुम्हारे कौन से होते हैं? यूजुअली यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, XYZ, ये सब तुम्हारे. ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, अब यही सब एलिमेंट्स हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं. ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनमें से कोई भी एलिमेंट तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता. रेडियो एक्टिविटी जो शो करते हैं वो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं. और मास नंबर और एटॉमिक नंबर की टर्म में जिन एलिमेंट्स का मास नंबर 140 से बड़ा होता है और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 92 से बड़ा होता है, ये सब हमने कैटेगराइज कर रखे हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी. कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो अभी जो मैंने तुम्हें रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन लिखवाई, इट इज अ प्रोसेस और फिनोमेना. इट इज द प्रोसेस और फिनोमेना ऑफ spontaneous emission of radiation, spontaneous emission when
फ्रॉम हैवी एलिमेंट्स, ठीक है। तो रेडियोएक्टिविटी इज अ फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ हैवी एलिमेंट्स whose A is greater than 140 and Z is greater than 92। और यूजुअली रेडियोएक्टिविटी का जो मेन रीजन होता है, the main cause of radioactivity is बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी मैक्सिमम इतनी होती है कि एक न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाइंड अप होके रह सकते हैं। बट एज वी कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स द हैवी एलिमेंट, जैसे जैसे हम हैवी एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी डिक्रीज होती रहती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होने का मतलब है अब वो एलिमेंट स्टेबल नहीं है। स्टेबल ना होने का मतलब है अब वो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्लियर है? रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या चीज है कि जो तुम्हारे हैवी एलिमेंट्स है, हैवी एलिमेंट्स कुछ रेडिएशंस को एमिट करेंगे और वो रेडिएशंस कहां से निकलेंगे? हमारी न्यूक्लियस से। ठीक है, अब क्लियर करते हैं। पहले इतना प्रोसेस क्लियर हो गया। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, रेडिएशंस का निकलना फ्रॉम अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। ये उसके बाद रेडियोएक्टिविटी को शो कौन करते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तुम्हारा 92 से बड़ा और मास नंबर 140। ठीक है, एग्जांपल यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, एक्स। ठीक है, कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी लिख लिया, राइट डाउन, एक लाइन बना लो। कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी इज cause of radioactivity is lesser value of binding energy per nucleon. Yes, cause of radioactivity is binding energy per nucleon. Cause of radioactivity is lesser value of binding energy per nucleon. Cause of radioactivity is lesser value of binding energy. Yes, discussion is on binding energy per nucleon in the nucleus. ठीक है, कोई न्यूक्लियस तुम्हारा इतना इनसफिशिएंट नहीं होता कि वो डिफरेंट प्रोटॉन्स को बाइंड अप करके रखे। तो वो प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करते हैं और उस डिसइंटीग्रेट होने की प्रोसेस को रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। चलो एक बार थोड़ा इंटरनल व्यू भी देखते हैं कि हो क्या रहा होगा न्यूक्लियस के अंदर। इधर देखो, यस, लेट्स से ये हमारा यूरेनियम का एटम है। ठीक है, यूरेनियम का एटम है, साइज बहुत बड़ा होगा, 23592 ले लेते हैं, 23592। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अगर एक यूरेनियम का एटम है, इस यूरेनियम के एटम के न्यूक्लियस के अंदर, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर 92 तो तुम्हारे प्रोटॉन्स होंगे, 235 माइनस 92 तुम्हारे न्यूट्रॉन्स होंगे। मतलब इसके अंदर जो तुम्हारे न्यूक्लियॉन्स हैं उनका नंबर क्या है? बहुत ज्यादा है। विजुअलाइज कर सकते हो ना भाई? ठीक है, ये तुम्हारा हैवी एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो तुम्हारे 92 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुम्हारे 235 माइनस 92 जो वैल्यू बनेगी, और वो तुम्हारे टोटल, मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो 235 होंगे। 235 न्यूक्लियस होने का मतलब है इसके अंदर डिफरेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में आपस में प्रोसेसेस हो रही होंगी। एक तो न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी जो आपस में इनको बाइंड अप करके रखी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट प्रोटॉन्स के बीच में भी आपस में रिपल्शन हो रही होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालूं, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी इतनी सफिशिएंट नहीं। देखो फॉर एग्जांपल अब इसको हम कंपेयर करते हैं आयरन के साथ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया यूरेनियम। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं आयरन के साथ, Fe 5628 होता है, राइट? ठीक है, ये 28 ही होता है ना, ऊपर वाला तो 56 होता है, 56 26 होता है। ठीक है, चलो ये 56 26 हो गया। इधर देखो बोर्ड पे आयरन के केस में 56 26 ऑन द बोर्ड। अब एक तो इसका डिस्कशन में बिल्कुल भी, एक तो अगर मैं इन दोनों का साइज कंपेयर करूं, अगर ये मैंने यूरेनियम का एटम बनाया, ये हमारा आयरन का एटम बनेगा, साइज भी कंपैरेटिवली स्मॉल होगा। अब इसके अंदर न्यूक्लियस में तुम्हारे 56 टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके अंदर बीच में तुम्हारे न्यूक्लियस की टोटलिटी 56 होगी। अब आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व से देखी थी, दैट कम्स आउट टू बी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ध्यान से
आयरन के केस में, आयरन और निकल के केस में, आयरन और निकल हमारे दो स्टेबल एलिमेंट्स माने जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अकॉर्डिंगली। तो उस कर्व के अकॉर्डिंगली आयरन और निकल अगर हमारे स्टेबल एलिमेंट्स हैं, उनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू हमारे पास 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन आ रही थी। अब आ गए यूरेनियम में। यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी। ठीक है, मान के चल लेते हैं 8.8 से थोड़ी कम, लेट्स से 7.7 मान लेते हैं। 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन इसके आसपास ही होती है, 7.7 और 8 के आसपास होती है। 8.8 से कम होती है, 7 से बड़ी होती है, इतनी हमने मान ली। अब देखो हो क्या रहा है भाई, इसके अंदर 235 न्यूक्लियॉन प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियॉन के हिस्से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन एनर्जी आ रही है, उसके अंदर सिर्फ 56 न्यूक्लियॉन प्रेजेंट है और एक के हिस्से 8.8 वैल्यू आ रही है। तो इसके जो डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में आपस में जो इंटर एटॉमिक इंटर पार्टिकल रिपल्शन है वो ज्यादा हो रही होगी, जिसकी वजह से ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है ये स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर विजुअलाइजेशन कराऊं तो मैं होगा क्या भाई, ये तुम्हारा न्यूक्लियस इस फॉर्म में है। ठीक है, अब दोनों न्यूक्लियस को कंपेयर करते हैं। लेट्स से हमारा आयरन का न्यूक्लियस है, ये हमारा यूरेनियम का न्यूक्लियस है। ये अपनी पोजीशन पे बिल्कुल एज सच रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये स्टेबल है। ठीक है, ये स्टेबल न्यूक्लियस है। अब अगर मैं इसकी बात करूं यूरेनियम के न्यूक्लियस की, ये अगर इनिशियली अभी इस फॉर्म में है, कुछ टाइम तक अगर ये स्टेबल है, अब स्टेबल हमें नहीं पता। देखो सबसे पहले तो रेडियो एक्टिविटी जो हमारी प्रोसेस है, इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वी कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट कि कोई भी एलिमेंट कब रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस है या कोई हमारी पीरियोडिक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल समर विंटर ऑटम हमारे पास फिक्स टाइम है। ठीक है, कि इस मंथ में समर आनी है, इस मंथ में विंटर आनी है, वी कैन प्रेडिक्ट कि अब अगर नवंबर आ गया, अब हमारा विंटर वेकेशन स्टार्ट होना ही होना है। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के रिगार्डिंग वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कोई भी एटम कब रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यूरेनियम का एटम परचेज कर लाया, इसके जो न्यूक्लियॉन है ये 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद कोई रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। रेडियो एक्टिविटी कभी भी शो कर सकते हैं, या तो रेडियो एक्टिविटी विद इन अ सेकंड शो कर देंगे, या रेडियो एक्टिविटी मिलियन ईयर्स पड़ा रहेगा, कोई भी एलिमेंट वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है, वो भी रेडियो एक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं कि हमारा यूरेनियम का एटम है। ठीक है, अब ये फिलहाल स्टेबल स्टेट में है। मान के चलते हैं अब ये अनस्टेबल हो रहा है। अनस्टेबल होने का मतलब है अब यहाँ पे इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, वाइब्रेशन स्टार्ट होने का मतलब है इसके जो प्रोटॉन्स हैं उनकी इंटर पार्टिकल रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये पूरे न्यूक्लियस के फॉर्म में नहीं रह सकता। मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी ना अनस्टेबिलिटी की, जब भी कोई भी एटम स्टेबल गैस होता है, मैं तुम्हें बताया था कि फॉर एग्जांपल अब मैं क्लास में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इस टाइम तुम सब स्टेबल स्टेट में, तुम्हें चीजें क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी बोलना शुरू कर दूं, तुम्हारी आपस की डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। मेरा होल्ड तुमसे कम हो रहा है, तुम्हारी आपस में डिस्कशन स्टार्ट हो रही है। कुछ टाइम बाद तुम लोग अपनी सीट्स एक्सचेंज करना स्टार्ट करोगे, कुछ टाइम बाद तुम क्लास से ही बाहर जाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं अब वो न्यूक्लियस से बाहर जाना स्टार्ट हो गया है। सेम चीज यहाँ पे, जब तक तो बाइंडिंग एनर्जी इस न्यूक्लियस की सफिशिएंट है, जब तक इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी सफिशिएंट है, ये सब न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहेंगे, ये सब न्यूक्लियस के फॉर्म में रहेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यूरेनियम का एटम अनस्टेबल होना स्टार्ट होगा। अनस्टेबिलिटी के टाइम पे जो डिफरेंट इसके प्रोटॉन्स हैं उनके बीच की इंटर पार्टिकल रिपल्शन इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनसफिशिएंट हो जाएगी इनको आपस में होल्ड करने पे। बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ी थी ना, बाइंडिंग एनर्जी इज दैट एनर्जी दैट इज सफिशिएंट टू होल्ड दीस न्यूक्लियंस टू पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब इनकी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है इनकी इंटर पार्टिकल रिपल्शन अब इतनी ज्यादा हो गई है इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट ना करने का मतलब है अब ये बाहर की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, अब बाहर की तरफ दौड़ने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो डिफरेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो सब इस न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और इस बाहर निकलने की कोशिश के प्रोसेस को जो नाम दिया जाता है वो रेडियो एक्टिविटी दिया। ठीक है, कि जब ये तुम्हारा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करेगा, डिसइंटीग्रेट होने से ये जो डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स है अब वो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और एनर्जी। ठीक है, और उस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा रेडियो एक्टिविटी। डेफिनेशन आई एम रिपीटिंग अगेन, द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस वर्ड मैंने लिखवाया था पहले। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब कभी भी, कुछ भी, कभी भी। ठीक है, वी कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट। ठीक है, हाँ एक और वर्ड ऐड करो, रेडियो एक्टिविटी वर्क्स ऑन द प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ चांस।
ठीक है, लॉ ऑफ चांस। रेडियो एक्टिविटी के आगे एरो डाल के लिख लो, लॉ ऑफ चांस। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ चांस। लॉ ऑफ चांस का मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वी कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट कि कब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी को शो करेगा। नाउ आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन, एक बार नोट से चेक कर लो और जितना मैंने समझाया टैली कर लो। इज इट करेक्ट? द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब मैंने आपको बताया ना, जब ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा, इधर देखो यहां पे अगर मैं लिखूं न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन, nucleus disintegration in the form of radiations, ठीक है, मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, देखो ध्यान से, तुम्हारे माइंड में क्या पिक्चर बन रही है ऑन द बोर्ड? तुम्हारे माइंड में पिक्चर बन रही है कि ये न्यूक्लियस था, पहले स्टेबल था, इधर देखो बोर्ड पे तुम्हारे माइंड में ये पिक्चर क्रिएट हो रही है कि ये न्यूक्लियस था, ये पहले स्टेबल था। जब ये अनस्टेबल होना स्टार्ट करेगा, अनस्टेबल होते ही ये सारा फटेगा बाहर से और ये डिफरेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बिखर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। जो ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और इन रेडिएशंस के साथ कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्म में नहीं निकलेंगे। ठीक है, वो किस फॉर्म में निकलेंगे वो मैं अभी क्लियर। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से हो रही है, अल्फा डी की हो रहा है, बीटा डी की हो रहा है, गामा डी की हो रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होगा, उस डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे एक तो एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और कुछ पार्टिकल्स एमिट होंगे। तो डेफिनेशन इज फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हेवी एलिमेंट्स is called radioactivity and the elements which show this phenomena are called radioactivity elements. Heavy elements जिनका Z और A 140 और 92 से ज्यादा होगा वो F block elements होंगे और वही रेडियो एक्टिविटी को शो करेंगे। और रेडियो एक्टिविटी होने का रीजन क्या है? लेसर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। और रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे होगा क्या? न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा और न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और कुछ पार्टिकल्स एमिट होंगे। दैट एंटायर फिनोमेना इज टर्म्ड एज रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी वर्क्स ऑन लॉ ऑफ चांस बिकॉज़ इट्स अ स्पॉन्टेनियस एमिशन। वी कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट, कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल नहीं है कि कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट कब रेडियोएक्टिविटी शो करेगा। या एक और चीज, कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सर फॉर एग्जांपल ये मेरा यूरेनियम का बीज है, इसको मैं मार्केट से परचेज करके ले आया। ठीक है, सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा कोई एलिमेंट रेडियोएक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है? रेडिएशन एमिट होगी, तुम्हें देख सकते हो रेडिएशन को एमिट होगी, फील कर सकते हो। वो न्यूक्लियर रिएक्टर के साइंटिस्ट पागल होते हैं जो इतनी बड़ी-बड़ी वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसके बाद जिंक सल्फाइड की लेयर देख लेंगे। बिल्कुल, जिंक सल्फाइड बताया था हमने, एक्सपेरिमेंट किया था कि जिंक सल्फाइड, इधर देखो, अगर हमारी कोई हमारी स्क्रीन अगर ZNS कोटिंग है, कोई अगर स्क्रीन के ऊपर हमारी ZNS कोटिंग हुई है, इस पे कोई भी पार्टिकल कोई भी रेडिएशन स्ट्राइक करेगी तो वो तुम्हारी फ्लोरोसेंस शो करेगा। या हमारी कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स भी होती हैं। ठीक है, कुछ हमारी फोटोग्राफिक प्लेट्स ही होती हैं, वो यूजुअली इन्हीं को कहा जाता है जिंक। कोई भी स्क्रीन के ऊपर अगर तुम जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हो, उनका एक टर्म फोटोग्राफिक प्लेट बन जाती है। फोटोग्राफिक प्लेट क्या चीज है? अगर कोई रेडिएशन उस पे जाके स्ट्राइक करेगी तो कुछ तुम्हें फ्लोरोसेंस शो होगी, जिसका मतलब है अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट ने रेडियोएक्टिविटी दिखाना शो कर दी है। ठीक है, यस, राइट डाउन, इसके आगे लिखो रेडियोएक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी लिख लो, काम की है। रेडियोएक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। ठीक है, अगेन एक्सीडेंटली, कुछ नहीं पता था कि हैवी एलिमेंट्स शो करते हैं। जब फोटोग्राफिक प्लेट्स के बिहेवियर को देखा फिर पता चला कि रेडियोएक्टिविटी हो रही है। रेडियोएक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय एंटोइन हेनरी बेक्वेरेल। एंटोइन हेनरी Antoine Henry Becquerel in 1896.
Yes, right on. Radioactivity was first discovered accidentally by Antoine Henry Becquerel in 1896 as he observed some of the photographic plates were affected that are placed nearby a uranium element. ठीक है, that are placed nearby a uranium element, and finally this process was confirmed by Mary and Perry Curie. ठीक है, हस्बैंड वाइफ थे मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी. क्यूरी का तो नाम सुना ना, नोबेल प्राइज मिला हुआ है रेडियोएक्टिविटी के लिए. ठीक है, एंड फाइनली दिस फिनोमेना वाज कंफर्म्ड बाय मेरी एंड पेरी क्यूरी एंड they named these unknown radiations as Becquerel rays. और मेरी और पेरी क्यूरी ने उन रेडिएशंस को नाम दिया Becquerel rays. And they named these unknown radiations as Becquerel rays. ठीक है, देखो कुछ नहीं जो मैंने समझाया. देखो एक बार, एक यूरेनियम का पीस था. ठीक है, यूरेनियम के पीस के पास कुछ फोटोग्राफिक फिल्म्स थी. यस, यूरेनियम का पीस पास फोटोग्राफिक फिल्म्स. अगर ये फोटोग्राफिक फिल्म अफेक्टेड हो गई है, इसका कलर चेंज है, इसके कलर चेंज, आसपास कोई और हमारा एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट कुछ रेडिएशंस को एमिट कर रहा है. ठीक है, और ये फिनोमेना देखा गया था बाय Becquerel ने इसको ऑब्जर्व किया था. ठीक है, फिर उसके कुछ मंथ्स बाद मेरी एंड पेरी क्यूरी ने ऑब्जर्व किया था रेडियोएक्टिविटी को. ठीक है, और उन्होंने जिस एलिमेंट के साथ ये किया था वो था हमारा रेडियम. ठीक है, रेडियम की डिस्कवरी के लिए इसी को रिस्पांसिबल कर दिया जाता ना, मेरी एंड पेरी क्यूरी को. ठीक है, तो रेडियम एलिमेंट के थ्रू मेरी और पेरी क्यूरी ने रेडियोएक्टिविटी को कंफर्म किया था कि ऐसी कुछ प्रोसेस होती है और जो रेडिएशन निकल रही है उनको Becquerel. ठीक है, तो ये होगी थोड़ी बहुत हमारी हिस्ट्री. ठीक है, कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी हम लिख ही चुके हैं. ठीक है, जनरली हैवी एलिमेंट्स. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, नोट मत करना, सिर्फ सुन लो एक बार जो मैं बोल रहा हूँ. देखो, कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी जो तुम्हें बुक में मिलेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ. यस, ऑन द बोर्ड, सबका ध्यान बोर्ड पे रहे जो मैं बोल रहा हूँ. कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी इज इंस्टेबिलिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इज द बेसिक कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी. यस और नो? हैवी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस का अनस्टेबल होना इज द मेजर कॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्लोली गोज ऑन डिक्रीजिंग फॉर एलिमेंट्स हैविंग मास नंबर ग्रेटर देन 140. ट्रू कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन slowly goes on decreasing as we move on towards A greater than 140. It means that heavier elements are unstable. Heavier nuclei are unstable. Heavy nuclei have large number of protons. True or false? समझ रहे हो ना? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. ठीक है, बस एक बार बुकिश लैंग्वेज बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए. Heavy nuclei have large number of protons. Electrostatic repulsion between these protons badly affect the nuclear force binding of the nucleons and thereby making heavy nucleus unstable. कोई दिक्कत? सब कुछ बता चुका हूँ कि ये तुम्हारा heavy nucleus है, इसके अंदर तुम्हारे number of protons ज्यादा होंगे. number of protons ज्यादा होने का मतलब है interparticle repulsion उन protons के बीच में ज्यादा होगी, which leads to instability of this heavy element. और ये अब खुद को स्टेबल करने के लिए रेडियोएक्टिविटी को शो. एनी डाउट? ठीक है, आगे लिखो. नेचर ऑफ रेज एमिटेड ड्यूरिंग रेडियोएक्टिविटी.
नेचर ऑफ रेज emitted during radioactivity. Nature of rays emitted during radioactivity. Yes, right now it has been observed that during the process of disintegration of the nucleus, during the process of disintegration of the nucleus, जो radioactivity ही होता है, during the process of radioactivity, 3 types of radiation are generally emitted. ठीक है, जो न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन है वो 3 काइंड ऑफ रेडिएशन से पॉसिबल है. फर्स्ट वन इज योर अल्फा डीके, सेकंड वन इज योर बीटा डीके एंड थर्ड वन इज योर गामा डीके. और बीटा डीके फर्दर 2 टाइप्स का होता है, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव. नोट करो, बीटा डीके तुम्हारा फर्दर 2 कैटेगरीज क्या है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव. करो नोट. आपने कहा था कि एक सेकंड आ रहा है पास आ. एक्सपेरिमेंट करा दिया, उसमें यूरेनियम रखा हुआ है. अगर वो रखा हुआ है रूम टेंपरेचर पे कोई रिएक्शन. हाँ, अभी उस प्रोसेस पे भी आ रहा हूँ, टेम्परेचर और प्रेशर पे भी आ रहा हूँ. अभी आता हूँ, मैं अभी बीच में बोलने लगा था, फिर वो हमने जो लॉ पढ़े रेडियोएक्टिविटी उसमें कवर कर देगा, लॉ उसका भी, टेम्परेचर और प्रेशर का भी. हाँ भाई बताओ. नहीं, न्यूक्लियस में तो 1% स्पेस लेती है इसके अकॉर्डिंगली 1% ये है. अब अगर मैं न्यूक्लियस में कोई भी ऐसा है, हाँ हाँ जी देखो ऑन द बोर्ड. यस क्लास, कोई भी अगर तुम्हारा न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होगा. यस, न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन अगर होगी वो 3 तरीके से हो सकती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर जनरली एमिटेड, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके. अब देखो साइंटिस्ट ने कैसे पता किया कि अल्फा डीके हो रही है, बीटा डीके हो रही है, गामा डीके हो रही है. देखो
साइंटिस्ट ने सिंपली क्या किया, लेट्स से हमारा यूरेनियम का एलिमेंट है, ठीक है, इस यूरेनियम के एलिमेंट से रेज निकल रही है, इधर देखो, ठीक है, यूरेनियम के एलिमेंट है, यूरेनियम के एलिमेंट से डिफरेंट रेडिएशन निकल रही होंगी, ठीक है। अब इस रेडिएशन जब निकल रही है, इनके सामने मैंने दो प्लेट्स रख दी, एक तरफ रख दी मैंने पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, एक तरफ रख दी मैंने नेगेटिव प्लेट। अब इससे जो रेडिएशन निकल रही थी, उन रेडिएशन का कुछ पार्ट इस तरफ अट्रैक्ट हुआ, इन रेडिएशंस का कुछ पार्ट इस तरफ अट्रैक्ट हुआ और कुछ पार्ट सीधा चला गया। इसका क्या मतलब है, जो रेडिएशन निकल रही है, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है वो पक्का से नेगेटिव रेज है, जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है वो पॉजिटिव रेज है, जो किसी तरफ नहीं जा रही वो कॉमन सेंस। यूरेनियम से जो डिफरेंट रेडिएशन निकल रही हैं, हमने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव करके देख लिया, ठीक है। ये क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव करने का मतलब है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। फिर उसके बाद मैंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा, यहाँ पे साउथ पोल रखा, कुछ रेडिएशन इस तरफ अट्रैक्ट हुई, कुछ रेडिएशन इस तरफ अट्रैक्ट हुई, कुछ रेडिएशन सीधी निकल गई, ठीक है। तो जो रेडिएशंस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुई, मतलब उन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो होंगी तुम्हारी बीटा नेगेटिव रेडिएशंस। जो रेडिएशन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुई, उन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, वो होगी तुम्हारी अल्फा रेडिएशंस और बीटा पॉजिटिव रेडिएशंस। और जो रेडिएशंस तुम्हारी बिल्कुल सीधी गई, ना पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई ना नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, ओवरऑल उन पे कोई चार्ज नहीं है, तो वो तुम्हारी होगी गामा रेडिएशंस। क्लियर, ठीक है। जो तुम्हारी रेडियो एक्टिविटी होगी, इधर देखो, यस लास्ट बेंच डिस्कशन, रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे तीन टाइप की रेडिएशन जो होंगी वो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगी, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू निकलेंगी, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन भी फर्दर दो कैटेगरी की होंगी, बीटा पॉजिटिव और बीटा। क्लियर इतना, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की तीन रेडिएशंस का नेचर क्लियर हो गया, ठीक है। सिंपली हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा के देख ली कि उनका नेचर क्या है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, न्यूट्रल। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रेडिएशंस। अब नेक्स्ट पॉइंट बताओ सर। हाँ, अल्फा डिकेयर बीटा पॉजिटिव कैसे हुआ है, मतलब पॉजिटिव की तरफ गए तो हाँ, आपने सर। कहा कि अल्फा एक सेकंड, हाँ, आपने कहा ना कि अगर वो पॉजिटिव की तरफ गई तो या तो वो बीटा पॉजिटिव रहेगी या फिर अल्फा डिकेयर। अगर वो पॉजिटिव की तरफ गई तो वो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव की तरफ कोई कब अट्रैक्ट होगा, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव इसमें से कौन सी है, सिर्फ बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव का भी मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेज, इसके आगे लिख लो, बीटा नेगेटिव के आगे लिख लो इलेक्ट्रॉनिक रेज। इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तुम पूछोगे सर न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है, ठीक है, अभी करते हैं, हर चीज को डिटेल में करते हैं। देखो, बीटा नेगेटिव के आगे लिख लो इलेक्ट्रॉनिक रेज। इलेक्ट्रॉनिक रेज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस रेज के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर द पार्टिकल्स दैट आर एमिटेड बाय द न्यूक्लियस। हाँ बोल भाई। सर कोई एक बीटा पॉजिटिव हो जाएगी और अल्फा भी हो जाएगी, तो फायदा क्या, एक फालतू ना देगा, एक के फालतू ना, मतलब आपने कहा ना बीटा पॉजिटिव है अल्फा भी है, हाँ फायदा क्या। अरे नेचर का फर्क है, ये अल्फा डी है, अल्फा डी का मतलब है हीलियम 42, इसका मास नंबर 4 है और चार्ज नंबर 2 है। जो यहाँ पे बीटा पॉजिटिव निकलेगी ये होगा 0 और +1, इसका मास नंबर 0 है, इस पे चार्ज +1 है, उस पे चार्ज +2 है। अब ये कैसे पता चला, अब इधर देखो, यहाँ पे जो पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे जब नेगेटिव की तरफ रेज अट्रैक्ट हो रही थी, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो यहाँ पे बहुत बड़ी सेंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहे थे, कुछ पार्टिकल ऐसे थे बहुत छोटी सेंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ पार्टिकल्स जा रहे हैं वो सेम नेचर के नहीं है, उनमें से कुछ हेवीली चार्ज है, कुछ लाइटली चार्ज है। जो हेवीली चार्ज होंगे वो होंगे अल्फा पार्टिकल, इन पे चार्ज ट्वाइस है, और जो लाइटली चार्ज होंगे वो तुम्हारे बीटा पॉजिटिव, क्योंकि इन पे चार्ज सिंगल है, मोनो है। समझ आया, ठीक है। और प्लेट भी लगा दो तो प्लेट नहीं लगाता तो सीधी जाती, प्लेट सीधी या फिर चारों साइड क्यों जाएंगी। देखो, रेज, कोई रेज अपने पाथ पे कब डिफ्लेक्ट करेगी, जब उसको कोई
बीच में ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ये प्लेट्स हमने लगाई, उसका नेचर चेक, हमें प्लेट्स लगाने का शौक नहीं है, जो रेज निकल रही है उनका एग्जैक्ट नेचर क्या है वो पता करने के लिए हमने प्लेट्स लगाई। बढ़े आगे, इधर देखो, यस, इंटर डिस्कशन बंद करो अपनी, बोर्ड पे देखो। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, क्लियर है। रेडियो एक्टिविटी कौन शो करता है, क्लियर है। रेडियो एक्टिविटी कैसे शो होती है, क्लियर है। न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे होता क्या है, इन तीन रेडिएशंस का निकलना, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके का, ठीक है। अब लिखो अल्फा डीके। अब पहले देखते हैं डिटेल में अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, गामा डीके क्या होता है, फिर रेडियो एक्टिविटी के लॉस को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हर न्यूमेरिकल में ये प्रोसेस यूज होगा जो मैं करा रहा हूं। लिखो अल्फा डीके, राइट डाउन, ड्यूरिंग अल्फा डीके ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ड्यूरिंग अल्फा डीके ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, during alpha decay of a radioactive element, a helium nucleus is knocked out, a helium nucleus is knocked out, a helium nucleus is knocked out from the radioactive element completely, from the radioactive element completely, a helium nucleus is knocked out from the radioactive element completely, and the resulting element will have a mass number less than 4, and resulting element will have mass number less than 4 and atomic number less than 2. Mass number less than 4 and atomic number less than 2. देखो हम तीनों प्रोसेसेस को पैरेलल लेके चलते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके में होता क्या है और तीनों एमिशंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इधर देखो बोर्ड पे, लेट्स से मेरे पास एक एलिमेंट है x ऑन द बोर्ड, विजिबल है सबको, ठीक है। मेरे पास एक एलिमेंट है x, इस एलिमेंट का मास नंबर है a, एटॉमिक नंबर है z, और ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। जैसे ये अनस्टेबल होगा ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, मान के चलता हूं ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है अल्फा डीके से। अल्फा डीके का मतलब क्या है, इस न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल का बाहर निकलना, ठीक है। डीके का मतलब होता है बाहर निकलना, अल्फा डीके अल्फा पार्टिकल का बाहर निकलना। ये देखो ये अल्फा पार्टिकल मैंने बाहर निकालना है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 4 2। इस एलिमेंट में से जब एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया तो पहले A था, A में से 4 बाहर निकल गया, बचा क्या A-4। पहले Z था, उसमें से 2 बाहर निकल गया, बचा क्या A-Z। तो रिजल्टिंग एलिमेंट जो बना, इधर देखो रिजल्टिंग एलिमेंट हमारा बना Y। Y का मास नंबर क्या होगा, इधर क्या होगा Z-2। ये प्लस हमारा एक ये तो बाहर निकलेगा निकलेगा He42 प्लस हमारा Q तुम्हारा क्या शो कर रहा है, एनर्जी। अब ये पार्टिकल टूटा ना, पूरा न्यूक्लियस भी तो डिसइंटीग्रेट हुआ, ऐसा तो ना न्यूक्लियस में हल्की स्पेस हुई वो बाहर निकल गया, पूरा का पूरा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ है। उस डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, रिजल्टिंग एलिमेंट ये बना, प्लस निकली हमारी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर। अबाउट बीटा डीके पे हमारा एक एलिमेंट x है AZ, ये फॉलो करेगा बीटा डीके, ठीक है। बीटा डीके की फर्दर 2 कैटेगरीज हैं भाई, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। पहले करते हैं पहले बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव का मतलब क्या निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन क्या है E0-1। अब इधर देखो, यहाँ पे अगर ये दोनों नंबर प्लस थे तो यहाँ पे रिजल्टिंग एलिमेंट में वो माइनस हुआ, यहाँ पे ये नंबर है ऑलरेडी माइनस है, तो इधर जो एलिमेंट बनेगा उसमें वो
प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो y एलिमेंट बनेगा उसके a में कोई चेंज आएगा? a माइनस 0 इज a, वहां पे z माइनस 2 था, अब यहाँ पे z माइनस ऑफ माइनस 1 विल बी, तो जो तुम्हारा अब रिजल्टिंग एलिमेंट बनेगा उसका मास नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या निकलेगा आगे? एनर्जी। और इसके साथ हमारा बोनस ऑफर ये चलेगा कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये खाली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ये हमारे ट्विंस निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ देखो, ये हमारा जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है इसको नाम दिया जाता है पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस से हमारा डॉटर न्यूक्लियस निकला, अल्फा पार्टिकल निकला, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। यहाँ पे जब पेरेंट न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है नेगेटिव के थ्रू, तो यहाँ पे एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, प्लस इसका एक ट्विन भाई और निकलेगा जिसको नाम दिया जाएगा एंटी न्यूट्रिनो। अब ये क्यों निकलता है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी देता हूँ। बीटा नेगेटिव जब डीके होगा, एक तो रिजल्टिंग एलिमेंट निकलेगा जिसका मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ने तो निकलना ही निकलना है, एनर्जी भी निकलेगी। इलेक्ट्रॉन के साथ जो पार्टिकल तुम्हारा निकलेगा वो तुम्हारा निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है? अब आ जाओ आगे, ये कौन सा डीके था? बीटा नेगेटिव डीके। अब इसी का करते हैं एक्स बीटा पॉजिटिव डीके। नोट कर लिए इतना? करो इतना नोट पहले। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, Z हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन कैसे बढ़ गया है? Z निकला, इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन कैसे बढ़ गया? अभी बताता हूँ ना, ये प्रोसेस वो कैसे रही अभी इसको डिटेल में करते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ इक्वेशन को नोट करो, प्रोसेस हो कैसे रही है अभी क्लियर करता हूँ। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही तो होती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे निकल रहा है, ये प्रोसेस क्लियर करता हूँ। पहले अभी इक्वेशन को समझो। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता नहीं, ये डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे न्यूक्लियस में क्रिएट होता है, वो भी अभी समझाता हूँ कैसे। क्लियर है इतना? हो गया नोट? भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लियाई का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपटीशन में भी आएगा, रेडियो एक्टिविटी का आएगा, सीबीएसई में भी रेडियो एक्टिविटी के लॉस पे आएगा। ये प्रोसेस पूरा कंपटीशन वाला चल रहा है, एमिशन वाला। मोस्टली क्वेश्चन तुम्हें इसी के मिलेंगे इक्वेशन से। करें आगे? ठीक है, देखो वर्ड में ये तुम्हारा बीटा नेगेटिव था। क्या बीटा पॉजिटिव की इक्वेशन आप लोग खुद बना सकते हो? इधर देखो, बीटा पॉजिटिव, इधर देखो, यस ऑन द बोर्ड, बिल्कुल इससे उल्टा। 0 माइनस 1, यहाँ पे कौन निकलेगा? इधर देखो 0, यहाँ क्या होगा? 0 और प्लस 1। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे y जो एलिमेंट बनेगा, a तो तुम्हारा सेम रहेगा, यहाँ पे z माइनस 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे z माइनस 1, ये तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियाई हो गया। उसके बाद क्या निकलेगा तुम्हारा? E0 प्लस 1। यहाँ पे तो इसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन, इसको क्या नाम दिया जाएगा? पॉजिट्रॉन। सर इसका मान 0 है। अभी प्रॉपर्टीज अभी इनकी बात में देखते हैं, पहले इक्वेशन से प्रॉपर्टीज पे भी आते हैं। 0 प्लस 1, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या निकलेगी हमारी?
एनर्जी। यहाँ पे निकला था एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे निकलेगा न्यूट्रिनो ओनली। कहा ना बिल्कुल उससे उल्टा करना है, वहां पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था, वहां एंटी है तो यहाँ पे एंटी हट जाएगा, ओनली न्यूट्रिनो है बिल्कुल। तो इन्हें फोटो ले सकते हैं? नहीं फोटोन नहीं कह सकते क्योंकि इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब इसके आगे स्टार बना के लिखो, स्टार बनाना भूल गया। हाँ स्टार बना के लिखो emission of neutrino and anti-neutrino is to conserve energy and momentum during decay only. न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का रोल सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करना है और इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। बीटा डीके के टाइम पे जो तुम्हारे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकल रहे हैं, इनका रोल सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करने का है, नथिंग एल्स। Emission of neutrino and anti-neutrino is to conserve energy and momentum during beta decay. Next आओ आगे, third part, gamma decay. इधर on the board, gamma decay. Parent nucleus XAZ, ठीक है। यहाँ से जब तुम्हारा गामा डिके होगा, गामा डिके का मतलब है कोई पार्टिकल नहीं निकलेगा। गामा डिके इज accompanied by the emission of photon only, and photon is what? Packet of energy। अभी इधर देखो, जब तुम्हारा गामा डिके होगा, ये तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियस है XAZ, गामा डिके हुआ, इसमें से सिर्फ फोटोन निकलेगा, फोटोन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जो तुम्हारा रिजल्टिंग एलिमेंट बनेगा वो X ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका A भी सेम है और Z भी सेम है। डिफरेंस कहां पे होगा? ये जो तुम्हारा एलिमेंट था, इसके ऊपर मैं हल्का सा एक छोटा स्टार डाल रहा हूं। इस स्टार का मतलब है ये एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में था, और यहाँ पे जब फोटोन निकला तो अब ये आ गया तुम्हारा ग्राउंड। करो नोटिस, सिर्फ एनर्जी निकलेगी, सिर्फ एनर्जी। क्या नुकसान है? जैसे आपने इसमें लिखवाया कॉमन सेंस है। इन बीटा डीके मास नंबर उसके लिए पूरी लाइन छोड़ो ना छोड़ो नहीं। तो सर हर आइटम में रेडिएटिव है, शायद हर आइटम रेडिएटिव लिखा था। कुछ की रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्वेबल होती है, हमारे लिए हानिकारक होती है, डेंजरस होती है, वो रेडियो एक्टिव हो गई। कुछ की कोई फीलिंग रेडिएशन शो करेगा बट हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है। अब आ रहा हूँ आगे। यस, क्या आपकी नोटबुक में इनके नीचे जगह बची हुई है? बची हुई है। अल्फा डीके के आगे अब तीनों के नीचे बना लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा डीके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटा डीके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गामा डीके। मैंने क्या पूछा था? मैंने यही पूछा था क्या? क्योंकि मुझे कुछ लिखवाना है या नहीं? लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कशन मंथ में फिर कह रहा हूँ आईसीयू का माहौल तो मुझे इस क्लास में, इससे खतरनाक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं हो सकता। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा डीके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटा डीके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गामा डीके। लिखो इसके नीचे हाई आयोनाइजिंग पावर। हाँ जी, बुक में 15-15 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई हुई है, मैं सिर्फ 2-3 कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ जो काम की हैं, ठीक है। हाई आयोनाइजिंग पावर,
लो पेनिट्रेटिंग पावर, हाई आयनाइजिंग पावर, लो पेनिट्रेटिंग पावर। इधर आ जाओ, लेस आयोनाइजिंग पावर, लेस आयनाइजिंग पावर, और नीचे आओ मोर पेनिट्रेटिंग पावर। और बीच वाले में क्या लिख लोगे? मॉडरेट, मॉडरेट लिख लो, मॉडरेट आयनाइजिंग, मॉडरेट पेनिट्रेटिंग, इनफ मोर देन इनफ। मेरी क्लास में तुम ना नोट सजाने की कोशिश मत किया करो, जितना तुम नोट सजाने की कोशिश करोगे ना उतना ज्यादा बिकते बट हैं। फिर डिस्टॉर्टेड भी तो समझ में नहीं कोई आएगा। बात नहीं, जितनी डिस्टॉर्टेड होगी उतने फाइनल में मार्क्स ज्यादा आएंगे, मेरे से साइन करवा लो। जिसकी नोटबुक जितनी कलरफुल होगी उतने मार्क्स कम होंगे। जिसकी नोटबुक जितनी गंदी चल रही है उसके मार्क्स उतने हाँ, यही तो चाहिए। पर जिसकी नोटबुक में ये है, ऐसी पूरी एक पेज नहीं, ऐसी नोट पूरी नोटबुक में ऐसे 50 पेजेस मिल जाएं, 70 में से 65 मार्क्स की रिस्पांसिबिलिटी मेरी। ऐसा पेज है, दिखाइए। ये पेज चाहिए बस मुझे, बस। पूरी नोटबुक में ऐसे 50 पेज है ना, तो 65 मार्क्स की एश्योरिटी मैं लेता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस की हुई है बस। इधर आ जाओ क्लास, ऑन द बोर्ड। इधर देखो, आई एम कंप्लीट रिव्यूइंग द प्रोसेस अगेन। देखो, कोई भी तुम्हारा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना है ऑन द बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक तो तीनों टॉपिक्स को पैरेलली किया है और इनकी प्रॉपर्टीज को बीच में इंटरमिंगल कर दिया। मैं सेपरेटली तीनों डीकेस को एक बार डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में। देखो बोर्ड पे कुछ बात नोट करो, उसे बोर्ड पे देखो, बुक में सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट होना। न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट होना 3 प्रोसेसेस से हो सकता है, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा के फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। इधर देखो, जब भी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा बाय अल्फा डीके, जब भी न्यूक्लियस के थ्रू तुम्हारा अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो एक तो तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियस होगा। पेरेंट न्यूक्लियस से जब तुम्हारा अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, तो जो तुम्हारा डॉटर न्यूक्ली बनेगा, यस डॉटर न्यूक्ली बनेगा, उसका मास नंबर 4 से कम होगा, चार्ज नंबर 2 से कम होगा, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। अब ये जो एनर्जी निकली, ये जो मेरी क्यू निकली, ये जो हमारी एनर्जी निकली, अब इस एनर्जी के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? जो रेडिएशन के, एनर्जी का मतलब क्या है? रेडिएशन निकल रही हैं। इन रेडिएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इनकी आयनाइजिंग पावर बहुत हाई है और पेनिट्रेटिंग पावर बहुत लो है। पेनिट्रेटिंग पावर लो होने का मतलब है एनर्जी इनकी लो है। पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? सबसे गामा। वो सगक्षु टेबल याद है? गामा में गामा रेज की सबसे ज्यादा एनर्जी थी और एनर्जी इज लिंक्ड विद द पेनिट्रेटिंग पावर। तो अल्फा डीके की अल्फा जो रेज निकलेंगी उनकी आयनाइजिंग पावर बहुत हाई होती है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत लेस होती है, ठीक है। तो इधर देखो, अब सिर्फ सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें बुक में जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी, यस टॉपिक मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेडिएशंस, ठीक है। सुनते रहना। अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू अ हीलियम न्यूक्लियस He42, ठीक है। They have positive charge plus 2e. They have mass 4 times to that of proton, ठीक है। उसके बाद these are deflected by electric and magnetic field. वहाँ दिखाया था जो तुम्हारे अल्फा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्टिकल फील्ड के थ्रू डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। लो आयनाइजिंग पावर, लो पेनिट्रेटिंग पावर एंड हाई आयनाइजिंग पावर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हमारी होगी अल्फा डीके, अल्फा जो रेडिएशन निकलेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाओ बीटा डीके से। अब बीटा डीके की डेफिनेशन बना लोगे। ड्यूरिंग बीटा डीके ऑफ अ पार्टिकल, बीटा नेगेटिव डीके ऑफ अ पार्टिकल, द मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर रिमेन सेम एंड द एटॉमिक नंबर increases by 1, after which electron is emitted plus energy is emitted। और इस एनर्जी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी? मॉडरेट आयनाइजिंग पावर होगी और मॉडरेटली पेनिट्रेटिंग पावर होगी। एंड फर्दर मोर इसके बाद
कि an alpha negative or beta negative decay is accompanied by the emission of एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, और एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकलता है? एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अब बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा पॉजिटिव में मास नंबर रिमेन सेम एंड एटॉमिक नंबर ऑफ अ पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 1, प्लस तुम्हारा पॉजिट्रॉन निकलेगा। बीटा पॉजिटिव का मतलब पॉजिट्रॉन ही, एनर्जी निकलेगी ह्यूज अमाउंट, प्लस इसमें तुम्हारा जो कंपनी करेगा वो न्यूट्रिनो। उसके बाद गामा डिके, ड्यूरिंग गामा डिके ऑफ एनी एलिमेंट एनर्जी emitted in the form of photons, in the form of radiations, और जो तुम्हारा रिजल्टिंग एलिमेंट है उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर तुम्हारा सेम रहेगा, और जो रेडिएशन निकलेंगे उनकी आयनाइजेशन पावर, एनर्जी पावर वीक होगी और पेनिट्रेटिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग। करो इतना प्रोसेस। ये अब हमारा कवर अप हुआ है रेडियो एक्टिविटी। आयनाइजिंग पावर है, आयनाइजिंग पावर मैंने बताई तो थी जब हमने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किया था। आयनाइजिंग पावर याद है? मैंने तुम्हें बताया था कि जब दो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट याद है सबको? ये स्फीयर S1 था, ये S2 था। जब मैं कहता ये एयर को आयनाइज कर देंगे, आयनाइज करने का मतलब क्या था? एयर के पार्टिकल्स को भी ब्रेक कर देंगे। तो ये जो अल्फा रेडिएशन है इनकी आयनाइजिंग पावर बहुत फास्ट होती है, बहुत ज्यादा होती है। मतलब जब ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होगी ना तो मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन कर देगी। ठीक है, दिस इज अबाउट आयनाइजिंग पावर। और पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या होता है? हार्ड के निकलना। ठीक है, बिल्कुल तेजी से निकलना, हाई एनर्जेटिक होना। हाँ, डाउट कोई? क्लियर? करो इतना रिव्यू पहले। ओके, कोई डाउट? नो? हेडिंग बनाओ, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। कुछ भी नहीं पढ़ना हमने। एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो क्या होता है, बस इन पार्टिकल्स का नाम पता होना चाहिए कि ये एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। इनका चार्ज और मास नंबर से रिगार्डिंग कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव में, वो मैं डायरेक्टली तभी करा दूंगा। इनके बारे में थोड़ी बहुत। ये इलेक्ट्रॉन क्यों है? तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है कहां पे? ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे। हाँ, इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है। हाँ, इसमें किसका तो है? कहां? क्या इसका मास? मास नंबर 0 है। मास नंबर 0 है। मास नंबर 0 होने का मतलब है, तो तेरे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब देख, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर देख। तो कहता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्या है? इसका मास नंबर 0 है। ठीक है, ये एक एटम है। अब इसको देख, इसको इमेजिन कर एक एटम। इस एटम का मास नंबर 0 है। मास नंबर 0 होने का मतलब है इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस खाली हो गया। ये एटम है। इमेजिन करना इसको। इलेक्ट्रॉन तूने क्या पूछा इसका? तूने क्या पूछा? इसका मास 0 है। ठीक है, तो इसका मास नंबर 0 है, मास 0 नहीं है। मास नंबर 0 होने का मतलब क्या है? इसके अंदर कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। तो बचा क्या? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। सिर्फ अगर एक इलेक्ट्रॉन बचा तो ओवरऑल इसमें चार्ज नेगेटिव होगा। पर इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है। हाँ, तो ये है ना इसका मास। पूरे एटम में सिर्फ इसका मास है, इसका कोई मास नहीं है। फिर नीचे पॉजिटिव केस है। क्या? हाँ, तो ये तो एंटी पार्टिकल है ना, उसका पॉजिट्रॉन। सर इसे मेरा अंदर कहां निकला? बाद में बताऊंगा। यस, लिखो लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। फर्स्ट पॉइंट, रुको। फर्स्ट पॉइंट, लॉस नहीं, लॉस मत लिखना, लॉ। सब ज्यादा अंग्रेज हो यहाँ पे। लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, रेडियोएक्टिव डिके इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Radioactive decay is a spontaneous process. Radioactive decay is a spontaneous process and is not affected. Radioactive decay is a spontaneous process and is not affected by the external conditions like temperature, pressure, etc.
and is not affected by external conditions like temperature, pressure, etc. समझ गई? मिल गया तेरे क्वेश्चन का आंसर? इधर देखो, ऐसा नहीं है, इधर देखो, ये हमारा यूरेनियम का पीस है, इसके आगे एक फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी है, इधर देखो बोर्ड पे, यूरेनियम का पीस है, फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी है, मैं 1 घंटे से देखने लगा हूं, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे कोई सेंटिलेशन नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? रेडियो एक्टिविटी नहीं हो रही है, रेडिएशन नहीं बाहर निकल रही है। मैंने क्या सोचा, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, प्रेशर बढ़ा देता हूँ, हो सकता है रेडिएशन निकलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी इज unaffected by the external conditions like temperature, pressure and it totally works on the क्या लिखवाया था? Law of chance. We cannot even predict कि कब कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। हो सकता है अभी 1 घंटे के लिए रेडिएशन निकलती रहे, हो सकता है उसके बाद मिलियन ईयर्स तक कोई भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिविटी शो ना। क्लियर है? फर्स्ट, रेडियो एक्टिविटी को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इट टोटली वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ चांस, एक्सटर्नल कंडीशंस के इंडिपेंडेंट। सेकंड पॉइंट बताओ। वही तो टेंपरेचर प्रेशर इंक्रीज ना करे, नॉर्मल है जो भी है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, नॉर्मली भी हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, जैसे मर्जी हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाओ 7 के साथ शो कर दे, हो सकता है प्रेशर बढ़ाओ 7 के साथ शो कर दे, बट वो जो शो की तो उसका क्रेडिट हम टेम्परेचर और प्रेशर को नहीं देंगे। कोई भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिविटी कब शो करेगा, इधर देखो, यस, कोई भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिविटी कब शो करेगा वो डिपेंड करता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे। कोई भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिविटी कब शो करेगा वो डिपेंड करता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा लेस होगी उस टाइम वो सब्सटेंस रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो हम टेंपरेचर और प्रेशर से वेरी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एट अ टाइम a nucleus will emit at a time a nucleus will emit at a time a nucleus will emit only at a time a nucleus will emit only either alpha particle will emit only either alpha particle or beta particle or gamma particle. It implies simultaneous emission of alpha, beta and gamma particle is not possible. क्लियर है इसका मतलब? हाँ जी, इसका मतलब क्या है? Either on the board. First point, radioactivity is a spontaneous process unaffected by temperature, pressure, etc. Second point, या तो अल्फा, या तो बीटा, या तो गामा, एक टाइम पे सिर्फ एक पार्टिकल निकलेगा। One emission at a time. इसका मतलब ये नहीं है, yes, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ एक एलिमेंट में से या तो अल्फा ही निकल सकता है या बीटा, एक टाइम पे एक निकलेगा। यहाँ पहले अल्फा निकलेगा, फिर बीटा, फिर गामा, या पहले अल्फा, फिर साथ में दूसरा अल्फा, फिर अल्फा ही होता रहे, मतलब तीनों साइमल्टेनियसली नहीं निकलेंगे। ऑन वन एमिशन एट अ टाइम। ठीक है, थर्ड पॉइंट, राइट डाउन। during
alpha decay of a particle during alpha decay of a particle the mass number of a daughter element will decrease by 4 and atomic number decreases by 2। वो इक्वेशन बना लो XAZ He42 को बाहर निकालो, y बनेगा A-4 Z-4। अब तीन प्रॉपर्टीज, अगले तीन लॉ अपने आप बनाओ। थर्ड हो गया, 4 5 6 बनाओ इनको। इधर देखो, ये लॉ मैंने बता दिया, अल्फा डीके के टाइम पे हीलियम बाहर निकलेगा, रिजल्टिंग एलिमेंट का मास नंबर 4 से कम होगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा। नेक्स्ट लॉ बनाओ बीटा नेगेटिव का, फिर बनाओ बीटा पॉजिटिव का, फिर बनाओ गामा का। जल्दी क्विक लिखो इक्वेशंस। जल्दी होगी? आ रहा हूं मैं तेरे पास, आ रहा हूं। इक्वेशन बन गई? हाँ जी। एक्स ए जेड क्या निकाल रहे हो यहाँ पे? बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव। पहले बीटा नेगेटिव निकाल दो। बीटा नेगेटिव का मतलब नीचे इलेक्ट्रॉन 0 -1। क्या इक्वेशन बनेगी? y बनेगा तुम्हारा a और z+1 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अगला बनेगा तुम्हारा बीटा पॉजिटिव का, फिर बनेगा तुम्हारा गामा का। लिख लो तीनों इक्वेशंस, ऑलरेडी लिखवा चुका हूं बट लॉज में कवर अप करना है इसको। ठीक है, इसको होल्ड करते हैं यहीं पे। लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन कल की क्लास में, अभी इसका फाइनल लॉ बचा हुआ है हमारा। कितने? 1 2 3 4 5 6 7th और फॉरमोस्ट लॉ हमारा, जिस पे आगे पूरा चैप्टर कंटिन्यू होगा हमारा, वो टिका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ अब कल स्टडी करेंगे। एक लॉ बचा है हमारा, उसी लॉ पे आगे पूरा का पूरा रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस टिका हुआ है। ठीक है, कि रेडियोएक्टिविटी नंबर ऑफ एटम्स जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, कितने निकलेंगे, वो पूरा प्रोसेस। ठीक है।